हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस SR ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही फैंटास्टिक से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। यस गाइस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर, जो कि हैंडी स्ट्रक्चर हैं बट बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लेंगे तो आपके माइंड में स्टक हो जाएगा, आप इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड सेंटेंस आप फिर डेली बोलेंगे। इंग्लिश में इससे रिलेटेड आप इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को आप बोलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है डे 19, मतलब आज डे 19 है और इस डे 19 की क्लास में आज आप लोग बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने से पहले, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का मैसेज है। द मैसेज इज दैट where there is will there is way, where there is will there is way। हिंदी में अगर बात करें इस मैसेज की, तो इसका मतलब होता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब अगर आप एक बार किसी चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट यू मस्ट डिटरमाइन दैट यू हैव टू डू दैट वर्क। ओके, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए ठानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये काम करना ही है, मुझे सक्सेस होना है, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जो चीज़ें आप अपने मन में ठान लेते हैं, फिर वो चीज़ें होके ही रहती हैं, चाहे जो हो जाए। इसी कोटेशन के साथ बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर एंड देख लेते हैं आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे आज मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा यूज़ है वो है फॉरगॉट टू का। दूसरा हम यूज़ पढ़ने वाले हैं नथिंग लेस दैन का। तीसरा यूज़ पढ़ने वाले हैं हम नथिंग मोर दैन का। फोर्थ यूज़ हम पढ़ने वाले हैं मेक द हैबिट ऑफ का। फिफ्थ यूज़ हम पढ़ने वाले हैं शैल का। आज हम लोग ये स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं जो कि कमाल के स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर पे, जो कि है फॉरगॉट टू का। अगर आपको सेंटेंस बोलने हुए मैं उससे बात करना भूल गया, मैं उसे बताना भूल गया, या फिर मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गया, या फिर आपको कहना हुआ मैं उससे पूछना भूल गया, या आपको कहना हुआ मैं सामान लाना भूल गया। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए लेते हैं एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है ये। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट फॉरगॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फॉरगॉट टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। अब इसका मतलब होता है मैं अंग्रेज़ी बोलना भूल गया, मैं अंग्रेज़ी बोलना भूल गया। सपोज दैट आपने किसी ने आपसे कहा कि चलिए आज आपको इंग्लिश में स्पीच देनी है, तो आपने कहा मैं अंग्रेज़ी बोलना भूल गया। क्योंकि जब क्या होता है कि जब किसी भी काम के लिए लंबा गैप हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, काफ़ी सारे ईयर्स हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसमें, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या होती है, भूल जाती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं बहुत लंबा समय हो गया, काफ़ी साल हो गए मुझे इंग्लिश छोड़े हुए, बोलना छोड़े हुए, तो मैं अंग्रेज़ी बोलना भूल गया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई फॉरगॉट टू स्पीक इंग्लिश, आई फॉरगॉट टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है मैं उससे पूछना भूल गया, मैं उससे पूछना भूल गया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, I forgot to ask him, मैं उससे पूछना भूल गया। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करिए और इंग्लिश बोलिए। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस को आप इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट you speak a lot of sentence, okay, related to the structure. So you have to start speaking in English, okay.
आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आप उसे अच्छे से स्टक कर लें अपने माइंड में, और आपको इसको लिख के याद करना है, मतलब याद नहीं करना है, इसको आपको यूज़ करना है, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको आपको बोलना है। ओके, नेक्स्ट है, इंग्लिश को याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलने वाली चीज़ है। तो इसको आप देखिए और स्पीक करिए, प्रैक्टिस एंड स्पीक। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया। ओके, सपोज दैट आपके फ्रेंड ने कहा घर पहुंचना तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है, और आप भूल जाएं। फिर आपके फ्रेंड ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे कॉल कर लेना, तो आपने कहा ओह शिट, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था पर मैं कॉल करना भूल गया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I forgot to call you. I forgot to call you. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया वो आज आ रही है। ओके, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज स्कूल में छुट्टी है। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज हम दिल्ली जा रहे हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं अंग्रेज़ी सीखने जा रहा हूँ। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं ये करना भूल गया, forgot to का यूज़ करते हैं। जैसे I forgot to tell you. I forgot to tell you. अब यहाँ पे पीछे आप रीज़न बोल दीजिए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, I'm going to Delhi. I forgot to tell you that I'm going to Delhi. I forgot to tell you that she is coming today. ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं वहाँ जाना भूल गया। मैं वहाँ जाना भूल गया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I forgot to go there. I forgot to go there. मैं वहाँ जाना भूल गया। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ भी करते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस करिए और स्पीक करिए इस तरह के सेंटेंस को। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, मैं उससे बात करना भूल गया। मैं उससे बात करना भूल गया। सपोज दैट आपको किसी से बहुत ज़रूरी किसी टॉपिक पे बात करनी हो एंड आप भूल जाएं, तो आप क्या यूज़ करते हैं कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी एक टॉपिक पे बात करनी थी और मैं उससे बात करना भूल गया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I forgot to talk to him. I forgot to talk to him. मैं उससे बात करना भूल गया। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला कमाल का स्ट्रक्चर। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ आप किसी भगवान से कम नहीं। जब कोई हमारी जान बचाता है या फिर आप कोई भी ऐसा सेंटेंस ले लें जब कोई किसी की बहुत मतलब जान बचाने वाला काम करता है, तो बोलते हैं ना आप किसी भगवान से कम नहीं, या फिर आप किसी नेता से कम नहीं। आपकी पर्सनालिटी एकदम नेता वाली है, आप किसी नेता से कम नहीं। या आपको कहना हुआ आप किसी ऑफिसर से कम नहीं, या आपको कहना हुआ वह किसी डॉक्टर से कम नहीं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस को बनाने के लिए, और वो स्ट्रक्चर है ये, नथिंग लेस दैन। किसका यूज़ है? नथिंग लेस दैन का यूज़ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट इज, एम, आर, नथिंग लेस दैन प्लस नाउन का यूज़ करना है। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है क्योंकि इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, वह किसी नेता से कम नहीं। वह किसी नेता से कम नहीं। उसकी पर्सनालिटी देखिए एकदम नेता वाली है, काफ़ी अच्छा भाषण देता है, काफ़ी अच्छी स्पीच देता है। ओके, लोगों को काफ़ी अच्छे से इंस्पायर करता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ही इज़ नथिंग लेस दैन अ लीडर। ही इज़ नथिंग लेस दैन अ लीडर। नेक्स्ट है, तुम किसी गायक से कम नहीं। अब जैसे आप इसको ले सकते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा गाता हो, आपका फ्रेंड हो गया या फिर कोई भी बहुत अच्छा गाता हो, उसकी वॉइस सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, तो आप क्या कहते हैं? तुम किसी गायक से कम नहीं। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे?
You are nothing less than a singer. You are nothing less than a singer. तुम किसी गायक से कम नहीं. ओके, you are nothing less than a singer. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप किसी ऑफिसर से कम नहीं. आप किसी ऑफिसर से कम नहीं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You are nothing less than an officer. You are a nothing less than an officer. An officer. आप किसी ऑफिसर से कम नहीं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आप किसी एक्टर से कम नहीं. किसी की पर्सनालिटी एकदम एक्टर वाली हो, एक्टिंग उसे कमाल की आती हो, तो आप क्या कहते हैं? आप किसी एक्टर से कम नहीं. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You are nothing less than an actor. You are nothing less than an actor. अगला एग्जाम्पल है, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे जब कोई बहुत ही, जैसे हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में जब होते हैं, कोई हमारी हेल्प करता है, तो हम बोलते हैं ना, आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं. तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं. ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You are nothing less than an angel. You are nothing less than an angel. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह किसी धोखेबाज से कम नहीं. वह किसी धोखेबाज से कम नहीं. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He is nothing less than a cheater. He is nothing less than a cheater. वह किसी धोखेबाज से कम नहीं. ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. इस तरह से इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. सो ये रहा हमारा आज का सेकंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला है. सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट दिस सेंटेंसेस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर. अगला स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? सो अगला हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ वह एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है, या आपको कहना हुआ तुम एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं हो, या फिर आपको कहना हुआ तुम एक विद्यार्थी से ज़्यादा कुछ नहीं हो. अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने हुए तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है नथिंग मोर देन का. किसका स्ट्रक्चर है? नथिंग मोर देन का. अब आपको करना क्या है? सबसे पहले सिंपली यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट is, am, are, nothing more than and noun यूज़ कर देना है. बहुत ही कमाल का है. सेम जैसे आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में किया था, मतलब सेकंड वाले स्ट्रक्चर में किया था नथिंग लेस देन में, यहाँ पे आपको नथिंग मोर देन का यूज़ करना है. अब उस वाले में क्या था, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि हाँ आप किसी एक्टर से कम नहीं, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं. अब इसमें क्या है, मतलब उस चीज़ को किसी भी इंसान को यहाँ पे एकदम घटा दिया जा रहा है. मतलब कि ऐसा है कि तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय से ज़्यादा कुछ नहीं हो. ओके, तो मतलब कि नीचा दिखाने के लिए, मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को जब स्पीक करते हैं कि तुम सिर्फ इस इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नथिंग मोर देन का. स्ट्रक्चर आपके सामने ही है, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है. सब्जेक्ट इज एम आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको इज एम आर लगाना है. नथिंग मोर देन का यूज़ करना है, नाउन का यूज़ कर देना है. अब यहाँ पे हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसे समझने के लिए. जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, तुम एक गुंडे से ज़्यादा कुछ नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे डरूंगा नहीं. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू आर नथिंग मोर देन अ रफियन. यू आर नथिंग मोर देन अ रफियन. तुम किसी गुंडे से ज़्यादा कुछ नहीं हो. तुम एक गुंडे से ज़्यादा कुछ नहीं हो. यू आर नथिंग मोर देन अ रफियन. ओके, नेक्स्ट है, तुम एक मोची से ज़्यादा कुछ नहीं हो. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You are nothing more than a cobbler. You are nothing more than a cobbler. मतलब तुम एक मोची से ज़्यादा कुछ नहीं हो. अगला एग्जाम्पल है,
तुम एक विद्यार्थी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तुम एक विद्यार्थी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर नथिंग मोर देन अ स्टूडेंट। यू आर नथिंग मोर देन अ स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा एग्जाम्पल है, तुम एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? You are nothing more than an employee. Okay, you have to use here an employee. Okay, you are nothing more than an employee. Next example है, तुम एक दलाल से ज़्यादा कुछ नहीं हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You are nothing more than a broker. You are nothing more than a broker. तुम एक दलाल से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ खाना बनाने की आदत डाल लो। आप किसी को कहते हैं ना, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम खाना बनाने की आदत डाल लो। ओके, या आपको कहना हुआ पढ़ाई करने की आदत डाल लो। या फिर आपको कहना हुआ काम करने की आदत डाल लो। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बनाना हुआ तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर, मेक द हैबिट ऑफ का। क्या यूज़ करना है? मेक द हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेक द हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ing यूज़ करना है, मतलब कि जीरन यूज़ करना है। हैबिट के बाद मेक द हैबिट ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें और इंग्लिश को बेटर करें। देखिए पहला है, खाना बनाने की आदत डाल लो। क्या है? खाना बनाने की आदत डाल लो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मेक द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। मेक द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने की आदत डाल लो। अगला हमारा एग्जाम्पल है, काम करने की आदत डाल लो। काम करने की आदत डाल लो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे काम करने की आदत डाल लो? सिंपली बोलेंगे मेक द हैबिट ऑफ वर्किंग। मेक द हैबिट ऑफ वर्किंग। काम करने की आदत डाल लो। जैसे आपको किसी को कहना हुआ तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, काम करने की आदत डाल लो। ओके, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। तो काम किया कीजिए, काम करने की आदत क्या करिए? डाल लीजिए। तो वहाँ पे हम स्पीक करते हैं मेक द हैबिट ऑफ वर्किंग, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं मेक द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क का भी। दोनों तरह से आपके सेंटेंस करेक्ट ही होंगे। ओके, चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, पढ़ाई करने की आदत डाल लो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेक द हैबिट ऑफ, पढ़ाने की आदत डाल लो। ओके, पढ़ाने की आदत डाल लो। कैसे बोलेंगे? मेक द हैबिट ऑफ टीचिंग। मेक द हैबिट ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की आदत डाल लो। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि आपको एक कोचिंग ओपन करनी है या फिर आपको बच्चों को ट्यूशन देना है। ओके, सो आपके फ्रेंड लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें बच्चों को ट्यूशन देना है तो तुम्हें पढ़ाने की आदत डाल लेनी चाहिए। ओके, सपोज़ दैट आप कुछ टाइम पढ़ाएं, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर ये सारी चीज़ें, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि पढ़ाने की आदत डाल लो, क्योंकि जब पढ़ाते रहोगे तो आपको अच्छे से पढ़ाना आ जाएगा, या फिर आपको किस तरह से चीज़ों को हैंडल करनी है, देन यू कैन नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट है स्कूल जाने की आदत डाल लो।
जैसे बच्चे होते हैं ना तो बहुत कम ही स्कूल जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, स्कूल जाने की आदत डाल लो। ओके, ये जो एक दिन जाते हो एक दिन नहीं जाते हो, तुम्हें प्रॉपरली स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है, इसलिए स्कूल जाने की आदत डाल लो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे स्कूल जाने की आदत डाल लो? मेक द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मेक द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जाने की आदत डाल लो। अगला एग्जाम्पल है लिखने की आदत डाल लो। ओके, लिखने की आदत डाल लो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग। मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग। जैसे सपोज दैट आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम आने वाला हो एंड आप बहुत ही धीरे धीरे लिखते हो, तो आपके फ्रेंड ने कहा लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से और जल्दी लिखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग मतलब लिखने की आदत डाल लो। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर हैं जो आज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में डेली सेंटेंसेस स्पीक किया करते हैं। सो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश में इसको यूज़ करना है। एंड जब भी आप अपने फ्रेंड से या फिर कहीं पर भी बातें करें, तो जब इस तरह के सेंटेंस आए तो इसको आप इंग्लिश में ज़रूर बोलें। इससे क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा बोलेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बिकॉज स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। ओके, सो यू शुड स्पीक। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। ओके, जैसे सपोज दैट आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने किसी को देखा बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है, मतलब कि उसको ऑटो नहीं मिल रही है, तो आप ऐसा पूछते हैं ना मतलब कि फॉर हेल्पिंग, मतलब हेल्प करने के लिए आप पूछते हैं ना, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ, आपको जाना कहाँ है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? या फिर अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपका पेन ले लूँ। सपोज दैट आपके पास पेन हो और पेन क्या हो, चल नहीं रही हो। ओके, चल ना रही हो, ख़त्म हो गई हो, तो आप अपने से बगल वाले से आपने पूछा क्या मैं आपका पेन ले लूँ क्योंकि मेरी पेन चल नहीं रही है। या फिर आपको कहना हुआ मैं खेल खेल लूँ। ओके, मैं खेल खेल लूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और वो है स्ट्रक्चर शैल का। यूज़ है शैल का। जैसे कि मैंने लास्टली आप लोगों को लिस्ट में प्रोवाइड ही किया था कि लास्टली मैं आप लोगों को यूज़ ऑफ शैल का बताऊंगी, तो ये है यूज़ ऑफ शैल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका पेन ले लूँ। ओके, पेन ख़त्म हो गई है, आपको पेन की ज़रूरत है, तो आपने अपने बगल वाले से कहा क्या मैं आपका पेन ले लूँ। तो कैसे बोलेंगे? शैल आई टेक योर पेन, शैल आई टेक योर पेन। ओके, काम क्या हो रहा है? लेने का, तो लेने की इंग्लिश होती है टेक। अब क्या ले रहे हैं? आपका पेन, तो योर पेन, शैल आई टेक योर पेन। नेक्स्ट है, क्या मैं कुछ कहूँ। ओके, सपोज दैट दो लोग बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और हल नहीं निकल रहा हो, तो आप कहते हैं ना, अगर आप उसको हल कर सकते हो उस मैटर को, तो आप कहते हैं ना क्या मैं कुछ कहूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? शैल आई से समथिंग, शैल आई से समथिंग। क्या मैं कुछ कहूँ? शैल आई से समथिंग। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं आप लोग। सो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ। सपोज दैट आपको कोई अर्जेंट कॉल करनी है और आपके फ़ोन में बैलेंस ना हो और आपने किसी सपोज दैट आपके फ्रेंड हैं या फिर कोई भी है, आपने कहा क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ क्योंकि मुझे एक कॉल करना है। तो कैसे बोलेंगे इसको? शैल आई टेक योर फ़ोन, शैल आई टेक योर फ़ोन। क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ? शैल आई टेक योर फ़ोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे कॉल करनी है बिकॉज आई हैव टू मेक कॉल, बिकॉज आई हैव टू मेक
एन अर्जेंट कॉल, ओके, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी कॉल करनी है, बहुत अर्जेंट कॉल करनी है, तो क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ? शैल आई टेक योर फ़ोन बिकॉज आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल। अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या मैं खाना खा लूँ? ओके, सपोज दैट आपके घर में सभी के लिए खाना सर्व किया गया हो, और मतलब सभी के लिए नहीं, आप के ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, तो उसने अपने लिए सर्व किया, तो आपने कहा क्या मैं खाना खा लूँ? तुम अपने लिए दूसरा निकाल लोगी, तुम अपने लिए दूसरा सर्व कर लोगी, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या मैं खाना खा लूँ? शैल आई हैव फूड, शैल आई हैव फूड, या फिर शैल आई ईट फूड, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओके, शैल आई हैव फूड, शैल आई ईट फूड। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या मैं खेल खेल लूँ? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या मैं खेल खेल लूँ? शैल आई प्ले द गेम, शैल आई प्ले द गेम, क्या मैं खेल खेल लूँ? तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ही शानदार से स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने सारे स्ट्रक्चर को कवर किया होगा, सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ confusion, so you have to drop the comment in my comment box and definitely I'll reply on that. So thank you so much everyone for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से और बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर लेके, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके, जो कि आपकी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।